स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 1 का सेक्शन A जिसके अंतर्गत हमें प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड इस विषय को पढ़ना है। तो प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड का अर्थ होता है झारखंड का प्रागैतिहासिक काल। तो झारखंड का प्रागैतिहासिक काल शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि झारखंड का प्रागैतिहासिक काल मूल रूप से 4 भागों में विभक्त है। हम एक एक करके इसके सभी भागों का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात झारखंड के वैसे क्षेत्र जहां उस भाग के बारे में वर्णन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो यह विषय है वह है झारखंड का प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करेंगे। मानव सभ्यता की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल सभ्यता का आरंभिक काल था। सभ्यता का आरंभिक काल निश्चय ही मानव जीवन का वह भाग है जिसमें वह पूर्ण सभ्य नहीं होता है। अतः प्रागैतिहास का तात्पर्य उस मानव जीवन से है जिसमें वह शिकार और खाद्य संग्रह पर आश्रित रहता है। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल का आखेटक काल या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। इस काल की कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस काल के अध्ययन के लिए हमें अलिखित पुरातात्विक सामग्रियों की मदद लेते हैं, जैसे पत्थर के औजार, सेल्ट, आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि इसमें सहायता करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रागैतिहासिक काल को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित करेंगे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु काल। झारखंड के इन सभी कालों का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे और जानने का यह प्रयत्न करेंगे कि इन अलग अलग कालों में झारखंड के किन किन क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक क्या क्या सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में देखेंगे। पुरापाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का आरंभिक काल माना जाता है। इतिहास का आरंभ मानव के अभ्युदय के साथ ही शुरू हो जाता है। इस तरह से यह निश्चित है कि पुरापाषाण काल के आरंभिक काल को रेखांकित करना कठिन है, क्योंकि मानव का अभ्युदय अचानक घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, हम पुरापाषाण काल की प्राचीनता उसके औजारों की प्राप्ति के आधार पर बताते हैं और एक अनुमान है कि यह लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है, जो 11,000 ईसा पूर्व तक चलती है। भारतीय फलक पर पुरापाषाण काल को 8,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, लेकिन भौगर्भिक काल के अनुसार प्लीस्टोसिन काल का मध्य 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक का काल, प्लीस्टोसिन के अंत तक पुरापाषाण काल माना जाता है। प्लीस्टोसिन के मध्यकाल में प्रथम हिमयुग का आरंभ होता है। यह आदि पाषाण काल की अवस्था थी।
यह स्वरूप कपि और मानव के बीच का था। इस काल में प्रमुख 3 प्रकार के औजार चिन्हित किए गए हैं: कोढ़, काटने वाले और शल्क। द्वितीय हिमयुग तक मानव का यह स्वरूप पृथिंकरस के रूप में बदल चुका था। यह ज्यादा मानव लग रहा था, कपि कम। कपि यानी वानर से हमारा कहने का तात्पर्य है। तृतीय एवं चतुर्थ हिमयुग के बीच निएंडरस्थल मानव का अभ्युदय हुआ था। यह समय 1,50,000 से 50,000 ईसा पूर्व का है। अग्नि का प्रयोग यह जान चुका था। अंतर हिमयुग में ये लोग खुले मैदानों में रहते होंगे, किंतु हिमयुग में ये गुफाओं में चले जाते होंगे। शरीर को ये खाल से ढकने लगे थे तथा मृतकों को दफनाने भी लगे थे। इन्हें दैनिक खाद्य की चिंता थी। यह इस बात से ज्ञात होता है कि मृतकों की कब्रों में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ हिमयुग के बाद का काल प्लीस्टोसिन के अंत का काल था। इस काल में सोलोमैन, बादजकमैन और क्रो-मैग्नन मैन का विकास हुआ। यही है होमोसेपियंस के विकास का काल। 40,000 ईसा पूर्व होमोसेपियंस के विकास का काल बताया जाता है। इसके बाद 11,000 ईसा पूर्व में प्लीस्टोसिन का अंत होता है और अंत होता है पुरापाषाण काल का। पुरापाषाण काल के अंत तक मानव चित्र, मूर्तियां बनने लगा था। गुफाओं में अनेक ऐसे चित्र मिले हैं। झारखंड के इस काल का वर्णन करते हुए हजारीबाग जिला गजेटियर में लिखा गया है कि प्रारंभिक पत्थरों के औजारों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में संभवतः अर्धमानवों का निवास था। ये गुफाओं में रहते थे। उस काल के मानवों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु सिंहभूम, हजारीबाग, दामोदर घाटी, बोकारो, देवघर, रांची आदि क्षेत्रों में पुरापाषाण कालीन औजारों का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि पुरापाषाण कालीन संस्कृति का आश्रय इस झारखंड में भी था। जरूरत है कि प्लीस्टोसिन कालीन भौगर्भिक, मानव शास्त्रीय एवं पुरातात्विक गहन खोज की अनुमान के तहत यह अवश्य कहा जा सकता है कि प्लीस्टोसिन काल के समय में यहाँ के अर्धमानव पत्तियों, डालियों, खालों के द्वारा अस्थायी आवासों का निर्माण सीख रहे थे। इनका जीवन आखेट पर आधारित था। हमारा पुरापाषाण काल समाप्त हुआ। अब हम इसके दूसरे काल अर्थात मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। होलोसीन का प्रारंभिक काल मध्य पाषाण काल था। यह समय
11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस पृथ्वी पर से चतुर्थ हिमयुग का अंत हो चुका था, अतः वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा था। लोग गुफाओं से बाहर निकलकर पशुओं के साथ इधर उधर स्थानांतरित होने लगे। उनके औजारों के आकार छोटे होने लगे थे। पूर्व पाषाण संस्कृति में सुधार करने लगे थे, जिसके कारण औजारों के आकार में परिवर्तन पाया जाता है। इस समय के मानवों को क्रा मैग्नन चांसलेट आदि नामों से जाना जाता है। इस समय के मानव शिकार के अतिरिक्त प्रकृति से प्राप्त फल फूल आदि खाने लगे थे। साथ में कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों को भी खाने लगे थे। हड्डियों और लकड़ियों के भी अस्त्र बनाने लगे थे। झारखंड में मध्य पाषाण संस्कृति के औजारों की प्राप्ति धनबाद, दुमका, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जगहों से हुई है, जो यह प्रमाणित करता है कि इस काल में भी मानव झारखंड क्षेत्र में मौजूद थे। पशुपालन, मछली का शिकार, खेती का आरंभिक स्वरूप और स्थायी आवासों का निर्माण झारखंड में होने लगा था। हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण काल है वह है नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। नवपाषाण काल का आरंभ 6,000 ईसा पूर्व से होता है। पुरापाषाण काल की समाप्ति के बाद अर्थात 11,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक के मात्र 5,000 वर्षों के काल में मानव इतना कुछ सीख लिया कि उसमें सांस्कृतिक चेतना का संचार होने लगा। पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का विकास 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय से मध्य पाषाण के अंत तक लगभग 34-35 हजार वर्षों में वह जो कुछ भी सीखा था उससे कहीं अधिक वह 6,000 से 4,000 वर्षों में नवपाषाण काल के अंतर्गत मात्र 2,000 वर्षों में सीख लिया, अर्थात नवपाषाण काल में। इस काल में अस्त्रों का निर्माण बुद्धिमत्ता के विकास का परिचय देता है। फसलों को काटने के लिए हड्डियों एवं पत्थरों से हंसुए बनाए जाने लगे थे। आग का प्रयोग तो जानते ही थे। अग्नि उत्पन्न करना भी लोग सीख गए थे। ये आपस में बातें भी करने लगे थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आग, अस्त्र और आवाज उत्तर पुरापाषाण काल की ही उपलब्धि है, जिसका विकास नवपाषाण युग में अधिकाधिक हुआ। यही कारण है कि नवपाषाण काल को चिन्हित करने के लिए निम्न तथ्यों को
रेखांकित किया गया है। किसी स्थान में कृषि करना, पत्थर के चिकने उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना। लोग इस काल में फसल और पशुओं पर नियंत्रण पा चुके थे। ये झीलों या ऊंचे स्थानों पर स्थायी आवास भी बनाने लगे थे। झारखंड में यह सब हो रहा था। ऊंचे भूभागों में लघु बस्तियां स्थापित होने लगी थी। स्थानीय सामानों में से लोग आवास बनाने लगे थे। नवपाषाणकालीन संस्कृति के चिन्ह लोहरदगा, रांची, सिंहभूम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। नवपाषाणकालीन हस्त कुठारों को वोरमेन ने 12 प्रकार का बताया है। इसमें से अधिकांश प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए गए हैं। गोल हस्त कुठार और दूसरे शिल्प उपकरण संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में नवपाषाणकालीन संस्कृति क्रमशः 2 बार आई होगी। एक सांस्कृतिक अतिक्रमण 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और इससे पहले अर्थात 6000 से 4000 ईसा पूर्व में हुआ होगा। असुरों का आगमन प्रथम नवपाषाणकालीन युग में ही हुआ होगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह नवपाषाण काल था 4 से 6000 ईसा पूर्व में। S.C. राय का कहना है कि नवपाषाण काल 1500 ईसा पूर्व में आया। इस विवाद का समाधान पुरातात्विक खोजों के आधार पर ही संभव है। फिलहाल यही प्रतीत होता है कि प्रथम नवपाषाण काल में असुरों का आगमन झारखंड में हुआ था, जबकि द्वितीय नवपाषाण काल में मुंडाओं का आगमन हुआ, ऐसा माना जाता है। अब हम इसके चौथे काल अर्थात धातु युग, जिसे हम मेटल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। नवपाषाण काल के बाद धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। प्रारंभ में यह तांबे के साथ साथ पाषाण का भी प्रयोग करते रहे, अतः उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहा गया। इसे कैल्कोलिथिक काल भी कहा जाता है। यह समय था भारतीय इतिहास फलक में 5000 ईसा पूर्व का, किंतु झारखंड में 4 से 3000 ईसा पूर्व में यह काल आया। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम रहा होगा। ताम्रपाषाणिक युग शीघ्र ही ताम्र युग में परिणत हो गया होगा, जब सभी औजार उपकरण तांबे से ही निर्मित होने लगे। तांबे का उपयोग झारखंड में 4000 ईसा पूर्व में खूब हो रहा था। उस समय की असुर, बिरजिया,
बिरहोर जनजाति तांबे के खानों से अयस्क निकालकर गलाने लगे थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इस क्षेत्र में अनेक स्थानों से तांबे की कई कुल्हाड़ियां प्राप्त की जा चुकी हैं। 1915 ईस्वी में दरगामा में तांबे के 5 सेल्ट प्राप्त हुए। हजारीबाग के बाहरगंडा नामक स्थान में 49 तांबे की खाने के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में सभी क्षेत्रों में तांबे का सामान उपयोग नहीं हो सका था। जिन स्थानों पर तांबे की अकस्मात प्राप्ति हुई, उन्हीं स्थानों में इनके उपकरण निर्मित हुए। कहा जाता है कि तांबा युग कुछ ही 100 सालों का रहा और कांस्य युग शुरू हो गया। कांसा वह धातु है जो तांबा और टीन मिलाकर प्राप्त किया जाता है। यह खोज प्रागैतिहासिक शिल्प संस्कृति का पाषाण तांबा के बाद तीसरी महान क्रांतिकारी अभिनव परिवर्तन मानी जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर और बिरजिया लोग ही तांबे के बाद कांसे का प्रयोग करने लगे होंगे। अभी तक इसका पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक कांसे का युग रहा होगा। अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी कांसे के तलवार आदि बनाए जाते होंगे। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लौह युग का प्रारंभ भी असुरों के साथ ही होता है। ताम्र युग से होते हुए इनका प्रवेश लौह युग में ऐसा हुआ। इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं। इस युग का विकास 2000 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के अंतर्गत 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। विश्व फलक पर यह कहा जाता है कि लोहे का सर्वप्रथम खोज 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर में हुआ था। लेकिन झारखंड में इस युग का आरंभ 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच होता है। कहा जाता है कि यहां का लोहा इतना उत्कृष्ट था कि इसका व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। दमिश्क की तलवारें यहीं की लोहे से बनाई जाती थी। स्थानीय इतिहासकारों ने लिखा है कि झारखंड के असुरों को लोहे की जानकारी 2500 ईसा पूर्व में थी, तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि विश्व फलक पर लोहे की प्रथम प्राप्ति मेसोपोटामिया में नहीं बल्कि छोटा झारखंड में हुई थी। प्रोफेसर बी वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक छोटा नागपुर इतिहास एवं संस्कृति में लिखा है कि छोटा नागपुर भी लोह तकनीक तंत्र का एक पृथक केंद्र था।
यहाँ के असुरों एवं बिरजियाओं ने 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लौह तकनीक का अच्छा विकास कर लिया था। छोटा नागपुर का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक पहुंचता था, जहां दमिश्क की विख्यात तलवारें बनाई जाती थी। झारखंड में असुर अधिवास के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनमें लोहे के अवशेष मिले हैं। कहा जाता है कि मगध जनपद का उत्कर्ष लोहा एवं लोहे से निर्मित औजारों के कारण हुआ था। यह लोहा झारखंड से ही प्राप्त होता था, लेकिन असुरों की यह लौह संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती चली गई और आज ये कला से बिल्कुल अनभिज्ञ विलोपन के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर हमने प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत अर्थात झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कुल 4 प्रकार के कालों का अध्ययन किया, जिसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और धातु युग को हमने पढ़ा। धातु काल में भी हमने देखा कि पहले ताम्र धातु युग, उसके बाद कांस्य धातु युग और तत्पश्चात लौह युगों का आविर्भाव हुआ। झारखंड में भी इस संस्कृति के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं और इसके प्रमाण अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हुए हैं। लेकिन लिखित साक्ष्यों के अभाव में हम इसकी कल्पना कर सकते हैं या मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं। कुल मिलाकर झारखंड की प्रागैतिहासिक संस्कृति काफी प्राचीन है और इसमें मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर धातु युग तक के काल की काफी रोचक जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको यह विषय समझ में आ गया होगा और यदि आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट में सवाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।